Hello bachcho, welcome to the channel. I am your teacher Didi and today I am going to teach you cell, the unit of life. अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल और अगर कोई क्वेश्चन रहा तो कमेंट डाउन बिलो। सबसे पहले हम लोग चैप्टर के नेम से स्टार्ट करेंगे। सेल, द यूनिट ऑफ लाइफ। सेल को किसी लाइफ का यूनिट इसलिए बोला गया है क्योंकि किसी भी एक लाइफ यानी कि ऑर्गेनिज्म को बनाने के लिए जो हम लोग जो सबसे छोटी यूनिट का यूज़ करते हैं वो होता है सेल। अब आप बोलिएगा कि एक सेल के अंदर भी तो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ और रफ, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, साइटोप्लाज्म एक्सेट्रा। तो इन सब को क्यों नहीं यूनिट बोला गया है? क्योंकि ये सब इंडिपेंडेंटली सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। इन सब को मिला के जो कॉम्बाइन करके एक सेल बनता है, एक सेल इंडिपेंडेंटली सर्वाइव कर सकता है, इसीलिए इसको फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ या फिर यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं। अब ये जो यूनिट है, ये यूनिट भी दो टाइप की होती है। एक होती है स्ट्रक्चरल यूनिट और एक होती है फंक्शनल यूनिट। स्ट्रक्चरल यूनिट इसलिए कह रहे हैं सेल को क्योंकि किसी भी ऑर्गेनिज्म को बनाने के लिए जो सबसे छोटा स्ट्रक्चर होता है ना, वो होता है सेल। और फंक्शनल यूनिट इसलिए क्योंकि एक सेल के अंदर वो सारे बेसिक फंक्शंस परफॉर्म होते हैं जो कि एक लाइफ को कंटिन्यू करने के लिए इम्पॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल एटीपी सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस, फिर बहुत सारे एंजाइम्स भी फॉर्म होते हैं, डीएनए आरएनए प्रेजेंट होते हैं और एक्सेट्रा। तो इसलिए इसको फंक्शनल यूनिट भी बोला जाता है और साथ ही में स्ट्रक्चरल यूनिट भी बोला जाता है। अब सेल की डिस्कवरी के रिगार्डिंग बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले साइंटिस्ट है रॉबर्ट हुक। ये 1665 में सेल टर्म को भी कॉइन किए थे, मतलब कि सेल टर्म भी दिए थे और सेल को डिस्कवर भी किए थे। और रॉबर्ट ब्राउन जो कि 1831 में न्यूक्लियस जो टर्म है उसको कॉइन किए थे, मतलब ये टर्म दिए थे और न्यूक्लियस को डिस्कवर किए थे। हम लोग बायोलॉजी में कुछ भी चीज़ अगर हम लोग को नया मिलता है तो इन्वेंटेड टर्म नहीं यूज़ करते हैं, इसके जगह पे डिस्कवर टर्म यूज़ करते हैं। उसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट रीज़न है ये कि इन्वेंटेड का मतलब है कि कोई चीज़ पहले से प्रेजेंट नहीं हो, हम उसको नया बनाए हैं, इसलिए हम टर्म इन्वेंटेड यूज़ करते हैं। और डिस्कवर का मतलब ये होता है कि कोई चीज़ पहले से ही प्रेजेंट है, हम बस उसको ढूंढे हैं। इसीलिए जब भी बायोलॉजी में हम लोग कोई बात करते हैं किसी भी चीज़ के बारे में तो हम लोग टर्म यूज़ करते हैं डिस्कवर। तो रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर किए थे सेल को, डेड सेल को डिस्कवर किए थे, मतलब एक डेड सेल को एग्जामिन किए थे जो कि एक कॉर्क, बार्क ऑफ कॉर्क था, उसको एग्जामिन किए थे और फिर वो सेल डिस्कवर किए। और उसी तरह रॉबर्ट ब्राउन न्यूक्लियस का डिस्कवरी किए थे। ये जो सेल होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं प्रोकैरियोटिक और एक होते हैं यूकैरियोटिक। प्रो का मतलब होता है फॉल्स, यू का मतलब होता है ट्रू और यहाँ जो कैरियोटिक वर्ड है दोनों में उनका मतलब होता है न्यूक्लियस। अब जैसा कि हमें टर्म से पता चल रहा है कि प्रोकैरियोटिक सेल में फॉल्स न्यूक्लियस होते हैं, मतलब कि न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होते हैं, और यूकैरियोटिक सेल में ट्रू न्यूक्लियस होता है, मतलब कि न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। इसका मतलब ये है कि प्रोकैरियोटिक, लेट मी एक्सप्लेन क्लियरली। एक सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है जो कि
डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर होता है और इसके अंदर डीएनए प्रेजेंट होते हैं जो कि कंडेंस होकर क्रोमोसोम बन जाते हैं। तो यूकैरियोटिक सेल में ये डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर ये क्रोमोसोम्स या जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। इन पूरे को कहते हैं हम लोग न्यूक्लियस। इन दोनों को न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अलॉन्ग विथ जेनेटिक मटेरियल, ये दोनों मिलकर न्यूक्लियस बनाते हैं। वहीं प्रोकैरियोटिक सेल में प्रोकैरियोटिक सेल में ये डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर नहीं होता है, सिर्फ जेनेटिक मटेरियल होते हैं, आइदर डीएनए और आरएनए। इसीलिए इसको फॉल्स न्यूक्लियस कहते हैं। ये आइदर डीएनए हो सकता है और आरएनए होता है, जो भी उसका जेनेटिक मटेरियल होगा। इसीलिए ये प्रोकैरियोटिक मतलब फॉल्स न्यूक्लियस सेल होते हैं और ये यूकैरियोटिक यानी कि ट्रू कैरियोटिक सेल होते हैं। एक टिपिकल प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में और भी कई सारे डिफरेंसेस होते हैं। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट डिफरेंस जो कि साइज़ होता है प्रोकैरियोटिक सेल का, वो छोटा होता है एज़ कम्पेयर टू द यूकैरियोटिक सेल, और यहीं यूकैरियोटिक सेल का जो साइज़ होता है वो बड़ा होता है एज़ कम्पेयर टू प्रोकैरियोटिक सेल। अभी हम बताएं, प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है और यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ऑर्गेनेल्स जो कि हम आगे जानेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, दीज ऑल आर सेल ऑर्गेनेल्स जो कि प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होते हैं। वहीं यूकैरियोटिक सेल में ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। राइबोसोम जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो भी प्रोकैरियोटिक सेल में स्मॉलर होते हैं और यूकैरियोटिक सेल में लार्जर होते हैं। ये राइबोसोम जो होते हैं वो 2 सब यूनिट से बने होते हैं और 2 सब यूनिट्स को मिला के एक बड़ा राइबोसोम बनता है। तो इनके जो सब यूनिट्स होते हैं वो भी उनके ये जो 30S है एक 40S है, ये उनके सब यूनिट्स हैं। एस डिनोट्स सब यूनिट, तो ये भी इनमें कम होता है। और एज़ कम्पेयर टू यूकैरियोटिक राइबोसोम, इसमें 40S और इसमें 60S, दोनों को मिला के जो राइबोसोम बनता है वो 80S का होता है। अब हम फर्दर टूवर्ड्स द स्ट्रक्चर ऑफ सेल मूव करेंगे। तो सेल का जो स्ट्रक्चर होता है वो सबसे बाहर में होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको हम लोग सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। तो सबसे बाहर में क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनिमल सेल में, और प्लांट सेल में इसके बाहर भी एक मेम्ब्रेन होता है जिसको हम लोग कहते हैं सेल वॉल। प्लांट सेल में होता है ये। अब इन दोनों में डिफरेंस ये है कि ये एनिमल और प्लांट दोनों सेल में प्रेजेंट होता है, जबकि सेल वॉल जो होता है सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल में ये एब्सेंट होता है। और इसके बाद होता है अंदर में न्यूक्लियस, जो कि डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है। ये दोनों में प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों में। और इसके बीच में जो ये स्पेस है, इसमें होता है साइटोप्लाज्म, विच इज़ अ फ्लूइड जेली लाइक स्ट्रक्चर, जिसमें बाकी ऑर्गेनल्स जो होते हैं वो फ्लोट कर रहे होते हैं। अब ये जो सेल है उसको हम बनाए 2D में है, बट ये एक 3D स्ट्रक्चर होता है। इसका मतलब ये है कि मेरे हाथ को गौर से देखना, ये जो गोल सा स्ट्रक्चर बन रहा है ना, ये पूरा एक सेल है, और इसको हम ओपन करते हैं तो यहाँ इसके बीच में गोल सा एक स्ट्रक्चर होगा जो होगा न्यूक्लियस, और इसके अराउंड जो ये स्ट्रक्चर, ये बीच का जो स्पेस है, वहाँ पे साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, जिसमें बहुत सारे ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन
लेट मी इरेज दिस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बीच का ये साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, इन तीनों को जो हम मिला देंगे तो ये तीनों को मिला के प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं, जिसका मतलब होता है सेल भी, क्योंकि एक सेल इन तीनों को मिला के बन रहा है। तो अगर कोई बेसिक स्ट्रक्चर पूछे किसी सेल का तो प्रोटोप्लाज्म बोलेंगे, जिसके अंदर ये तीनों आएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, तीनों। हम लोग एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर देखेंगे सेल का, जिसमें हम देखेंगे ये सेंटर में न्यूक्लियस है, इसके सराउंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये न्यूक्लियस है, ये है न्यूक्लियोलस, इसके सराउंड ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है रफ और एक होता है स्मूथ। रफ हम इसलिए बोलेंगे क्योंकि इसके सरफेस पे राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ये जो डॉट डॉट रेड रेड स्ट्रक्चर दिख रहा है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। इसके सरफेस पे ये रेड डॉट जो है वो राइबोसोम्स है, इसलिए इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। और ये जो है वो स्मूथ इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये इसके सरफेस पे राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। राइबोसोम्स प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, इसका मतलब ये है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करेगा, प्रोटीन सिंथेसिस में का फंक्शन परफॉर्म करेगा। इसके अलावा भी इसमें काफ़ी सारे स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे कि ये देखिए, ये है माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ भी प्रेजेंट है, यहाँ भी प्रेजेंट है, ये है माइटोकॉन्ड्रिया। ये है गोल्जी बॉडी, जिसको हम लोग गोल्जी एपरेटस भी बोलते हैं। इसके कई सारे नाम हैं। फ्री राइबोसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं। ये जो इंडिपेंडेंट रेड डॉट्स हैं वो राइबोसोम्स हैं जो कि फ्रीली साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। फिर इसके अलावा लाइसोसोम भी होते हैं, जिसमें कई सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। पेरोक्सीसोम्स भी होते हैं। साइटोस्केलेटन भी प्रेजेंट होते हैं। साइटोस्केलेटन हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि हमारे बॉडी में स्केलेटन प्रेजेंट होता है, जिसका फंक्शन ये है कि वो हमारे बॉडी को स्ट्रक्चर देता है। उसी तरह से सेल का जो साइटोप्लाज्म है वो पूरा फ्लूइड होता है। अब इस फ्लूइड को होल्ड करने के लिए हम लोग को एक स्ट्रक्चर का ज़रूरत तो पड़ेगा ही। तो ये साइटोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं वो नेट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जो कि पूरे साइटोप्लाज्म में फैले होते हैं और साइटोप्लाज्म को स्ट्रक्चर देते हैं, ताकि वो जो एक सेल है वो एक स्फेरिकल शेप में होल्ड किए रहे। अब है न्यूक्लियर इन्वेलप, ये हम आगे पढ़ेंगे। सेंट्रियोल्स भी प्रेजेंट होते हैं, सेंट्रोसोम भी प्रेजेंट होते हैं, और भी कई सारे स्ट्रक्चर होते हैं जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे फर्दर वीडियो में। तो आज की क्लास में हम ये सारे टॉपिक्स पढ़े हैं। सबसे पहले तो हम सेल का इंट्रोडक्शन देखें कि सेल होता क्या है और इसको स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्यों बोला जाता है। उसके बाद हम टाइप्स देखें, दो टाइप्स के होते हैं, प्रोकैरियोटिक और एक होता है यूकैरियोटिक। और उसके बाद इन दोनों टाइप्स के बीच में डिफरेंसेस देखें। फिर जो डिस्कवरी है सेल से रिलेटेड उसको पढ़ें और एक बेसिक स्ट्रक्चर को जानें विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो इन सब में से अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई भी चीज़ में अगर प्रॉब्लम हुआ हो, कोई क्वेश्चन अराइज हुआ हो, तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो। मैं नेक्स्ट वीडियो में उस क्वेश्चन को ज़रूर सॉल्व करूँगी। और अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।